हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है। और ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो है तुम्हारा धातु और अधातु। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारे के सारे प्रश्न तुम्हारे लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाले। आओ जरा पहले नंबर के प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आओ, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, हमारा प्रश्न है। देखो आयनिक यौगिक क्या होता है जरा ये समझते हैं, देन हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो आयनिक यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है ना जो आयनों के आदान ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। जैसे कि हमारा हो गया Na और Cl। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तो इस प्रकार से हमारे पास सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है। अब आयनिक यौगिक बनने के लिए जरूरी क्या है? आयनिक यौगिक बनने के लिए अगर आयनिक यौगिक हमको पहचानना है तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि एक धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए। अगर तुमको ये नजर आ रहा है, एक धातु नजर आ रहा है, एक अधातु नजर आ रहा है, तो तुम्हारा वह आयनिक यौगिक हो जाएगा। अगर दोनों ही अधातु नजर आ रहा है तो आयनिक यौगिक नहीं होगा। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो सारे के सारे अधातु है, यहाँ सारे के सारे अधातु है, यहाँ सारे के सारे अधातु है। ये एक हमारा सी नंबर ऑप्शन बचता है KCl। यहाँ पर पोटासियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो मतलब KCl हमारा आयनिक यौगिक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है धातु जो अम्ल राज में नहीं घुलता है। अब अम्ल राज क्या होता है? अम्ल राज के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो चाहिए हमको। आ जाओ जी, अम्ल राज क्या होता है? अम्ल राज का दूसरा नाम यहाँ पर एक्वा रेजिया भी होता है, एक्वा रेजिया। देखो ध्यान से देखना, जब HCl और HNO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है, 3:1 में मिलाया जाता है, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं अम्लराज या एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में कौन घुल जाता है? तो हमारा यहाँ पर किसमें घुलता है? सिर्फ और सिर्फ अम्लराज में घुलता है हमारा सोना। सोना अम्लराज में तुम्हारा घुल जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। एक तो ऑप्शन यहाँ पर ऐसा दिया है नहीं, मतलब समझ में ही ना आए, क्योंकि देखो ये सोडियम और पोटेशियम दोनों को अगर हम खुली हवा में छोड़ते हैं तो दोनों हमें आग पकड़ता है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटासियम। लेकिन यहाँ पर मारे क्या, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन तुम्हारे सामने आएगा ही नहीं, है ना। आएगा तो तुम्हारे सामने या तो सोडियम आएगा या फिर पोटेशियम आएगा, जो आएगा उसमें तुमको टिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला कोई यौगिक निर्माण करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व कौन सा है? तो ये जो हमारा तत्व है ये कैल्शियम है। कौन सा तत्व है? कैल्शियम है। ऑक्सीजन से संयोग करके ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, Ca+O2, ये बना देगा तुम्हारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं। और जाहिर सी बात है CaO को अगर हम जल में घुला दे तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसका प्रयोग हम लोग घरों में सफेदी करने के लिए करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सोल्डर में अगर हम बात करें, सोल्डर में अगर हम बात करें तो 67% होता है सीसा, लेड होता है। और यहाँ पर टीन जो है वो 33% होता है, 33% यहाँ पर टीन होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो ध्यान से देखो, हमने पहले भी बताया सोडियम, पोटासियम, लिथियम, सीजियम, रुबिडियम, इस सब को चाकू से काटा जा सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में दिया है ये दिया है लिथियम। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण बोलते हैं। और यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि लोहा सुरक्षित हो जाता है, उस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है।
ऐसे लोहा को सुरक्षित करने का और भी तरीका है, ग्रीज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उसको पेंट कर सकते हैं, बट ये जो हमारा गैल्वेनीकरण है ये एक अच्छा तरीका है लोहा को संक्षारण या जंग से बचाने का। देखो जी, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है हमको यहाँ पर ये बताना है। चलो देखिए, लोहे की परमाणु संख्या कितना, जरा बताओ, ध्यान करो, याद करो कितना है लोहे की परमाणु संख्या, बता दो बाबू, बता दो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26, 26 होता है। ये बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। अरे थोड़ा याद कर लो, परमाणु संख्या जरूरी है तुम्हारे लिए, कम से कम 1 से 30 तक का। देखो अभी तक जितना भी प्रश्न आया है ना वो 1 to 30 के अराउंड ही आया है। 1 से 30 तक अगर तुम परमाणु संख्या याद कर लो, तत्वों का संकेत याद कर लो, नाम याद कर लो, तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या है यहाँ पर 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2 8 कितना होता है बाबू, 8 2 10 और 7 17। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं सकता है, बट 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये जो यहाँ पर 8 उड़ाने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता 1 होगा। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। धातुओं को जोड़ने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। जरा बता दो, धातुओं को जोड़ने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन या फिर एथिलीन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ऑक्सी एसिटिलीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है। प्रश्न में कहा जा रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अब जो यहाँ पर ध्यान देखो, हम 2 रिएक्शन बता रहे, एक तो हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से करा रहे, तो ये हमारा बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन बता रहे तुमको कार्बन और ऑक्सीजन से, ये हो जाएगा हमारा CO2। अब ये धातु है मैग्नीशियम, इसका जो ऑक्साइड बनेगा ये होगा क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय होगा। और ये कार्बन हमारा अधातु है, अधातु का जो ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर ये होगा हमारा अम्लीय। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो तुम्हारा अधातु है तो ये अम्लीय हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पर तुम्हारा डी ऑप्शन Sb एंटीमनी हमारा उपधातु है। प्रश्न में कहा जा रहा है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हेमेटाइट के बारे में बात किया जा रहा है, जिसका सूत्र होता है हमारा Fe2O3। Fe2O3 ये होता है हमारा हेमेटाइट। अब तुमको यहाँ पर क्या दिख रहा है जरा बताओ? यहाँ पर तुमको दिख रहा है आयरन, मतलब हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। अगर लोहे के दूसरे अयस्क के बारे में बात करें तो एक होता है हेमेटाइट हो गया, दूसरा होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसका सूत्र होता है तुमको Fe3O4। Fe3O4। इसके अलावा हमारा एक और अयस्क होता है जो महत्वपूर्ण है, सीडेराइट। सीडेराइट, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है तुमको FeCO3। FeCO3 ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान से देखना, सोना होगा तो सोना होगा। अब सोना ही एक ऐसा धातु है जिस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम कितने दिन अगर सोना का रख लो, अगर सोना 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, तो वो तुमको उस पर किसी प्रकार की परत का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करता है। नहीं करेगा तो ना ही काला होगा, ना ही उसका रंग बदलेगा। तो ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न है हमारे सामने, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है। तो जरा बताओ, हमने पहले भी बताया, हेमेटाइट लोहे का है, सिनेबार Hg इसका है, पारा का है। आगे बताओ, बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का होगा। तो बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न में कहा जा रहा है अयस्क से गैंग को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। समृद्धिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्धिकरण कहते हैं। पूरा नहीं लिखा है बट हाँ समृद्धिकरण ही कहते हैं, ठीक है। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होता है। हमने पहले भी बात किया है, धातु का ऑक्साइड भास्मिक होगा यानी कि क्षारीय होगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है।
प्रश्न है निम्नलिखित में पीतल किसका मिश्र धातु है, हमको ये बताना है। तो हमने बताया पीतल किसका मिश्र, पीतल क्या है, पीतल किसका उदाहरण है, तो ये मिश्र धातु का उदाहरण, पीतल क्या है, मिश्र धातु का उदाहरण है। और किसका मिश्र धातु है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है, फिर से वही प्रश्न हमारे पास आ गया। तो ये हमारा बॉक्साइड हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क, ये ध्यान रखना है। प्रश्न में कहा जा रहा है तत्वों के निम्न युग्म में कौन युग्म पीतल में उपस्थित रहता है, मतलब पीतल किस किस से बना होता है। अभी जस्ट हमारा प्रश्न आया था कि पीतल क्या है, पीतल मिश्र धातु है। अब प्रश्न आ रहा है कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है। तो पीतल हमारा यहाँ पर Cu और Zn यानी कि तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो हमने बताया खोजना पड़ेगा कौन एक धातु है अधातु है। सी नंबर ऑप्शन में पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ये आयनिक यौगिक होगा। अदरवाइज HCN, CCl4, CO2, देखो यहाँ पर जितने भी तत्व है इस कंपाउंड में सारे सारे अधातु है, तो ये हमारा आयनिक यौगिक नहीं होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड समुद्री जल से ही तो इसको निकाला जाता है, लेकिन इसका शुद्धिकरण करके इसमें आयोडीन मिलाकर हमारे घरों तक भेजा जाता है। प्रश्न में कहा जा रहा है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। कॉपर होगा तो कॉपर हो जाएगा, है क्या, हाँ है ना, तांबा। होता क्या देखो जरा, किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में से लोहा द्वारा किया जाता है। तो लोहा क्या करता है, चलो कॉपर सल्फेट का एक लवण लेंगे, ये लवण है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिए, लोहा उसके अंदर में डालेंगे तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, ये हो जाएगा हमारा फेरस सल्फेट बना लेगा और बाहर में हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है। बाबू यहाँ पर AU हमारा होगा सोना। प्रश्न है हमारे सामने निम्नलिखित में से कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी संरचना प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो आर्गन का जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 288, ये होता है। अब कौन सा धातु 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो यह आर्गन जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो बेसिकली यहां पर देखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है 20 यानी कि 20 होता है। अब अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है ये आर्गन के जैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 288 हो जाएगा, अदरवाइज 2882 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये 288 प्राप्त कर लेगा, जो हमारा किसके जैसा होगा, आर्गन के जैसा होगा। तो बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। तुम्हारा एक ही धातु यहाँ पर नजर आ रहा है मरकरी Hg, एक ही धातु होता ही है जो साधारण ताप पर द्रव होता है, कमरे के ताप पर Hg यानी कि पारा। और अधातु की बात करेंगे तो पहले भी हमने बताया है ब्रोमीन होता है, एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय होता है, जरा ये बताना। बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, मीथेन, इनमें से कोई भी जल में विलय नहीं होता है, एक सिर्फ ग्लूकोज है जो हमारा जल में विलय होता है। आगे बढ़े, चलो जी, थोड़ा सा मार्कर का रंग देखे चेंज करके, कौन सा रंग ले, चलो ये ले लेते हैं डार्क रेड। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है, जरा ध्यान से देखो, देखो यहां से NH4SO4 दोनों आयन है, Cu और SO4 दोनों आयन बनाएगा, यहाँ पर Ca और O ये हमारा क्या होगा बताओ जरा, Ca और O यही हो जाएगा हमारा आयनिक सहसंयोजी यौगिक पूछ रहा है ना बाबू, तो ये भी हमारा हो जाएगा आयनिक यौगिक। अब बचा क्या हमारे पास CCl4, और CCl4 हमारा आयन नहीं बनाता है ना, तो ये D नंबर ऑप्शन हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से धनाविष्ट आयन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो धातु के जितने भी धातु के क्या है
धातु के परमाणु, धातु के जितने भी परमाणु है ना, वो इजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इसकी विद्युत धनात्मकता उच्च होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है ना, वो विद्युत धनात्मक कहलाता है ना। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देगा ये। अब त्याग करने वाला जो है ना, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज बना लेता है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो एक प्लस चार्ज यहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा विद्युत धनात्मक हो जाता है। क्या होता है, विद्युत धनात्मक। और जो लेने वाला होता है वो विद्युत ऋणात्मक बन जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है, जरा ये हमको यहाँ पर बताना होगा। तो देखो 281 ये 11 है, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन 11, और ये हमारा होगा सोडियम जो कि है धातु। 283 और 13, ये परमाणु संख्या 13 है, और 13 वाला हमारा है एल्यूमिनियम, और ये हो जाएगा हमारा धातु। फिर है 285, 8 2 10 और 5 15। अब अगर हम 15 वाले तत्वों की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ हमको। 15 परमाणु संख्या किसका होता है बाबू, अब जिसका भी रहने दो। एक बच रहा है हमारे पास, 8 2 10 और 5 15 है ना। 2 8 2 10, 10 2 12, 12 18 30, ये जस्ता का हो रहा है। तो बताओ 15 यहाँ पर किसका होता है, जरा ये बताओ। 15 होता है हमारा किसका, जिसका भी हो, बट यही आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में बदला जाता है। तो जब एक बार हम अशुद्ध तांबा प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उसके वैद्युत अपघटन के द्वारा हमको अशुद्ध तांबे से शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है। प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग से लगने से बचाने में प्रयोग किया जाता है। तो लोहे की कढ़ाई हो या कोई लोहे का दूसरा वस्तु हो, जंग से बचाने का सबसे अच्छा परत है, देखो ग्रीज लगा के भी बचा सकते हैं, रंगाई करके भी बचा सकते हैं, लेकिन जंग से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है जस्ता का परत चढ़ाकर, जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ये काफी बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाता है जंग से। इस प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, 8 2 10 16, तो ये होगा, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, ये 287 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287, और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दे रखा है 2 8 8 8 8 16 2 18 1 19। ठीक है, तो ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर बी के बाहरी कक्षा में 1 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या करेगा, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ए के बाहरी कक्षा में बी के, तो बी के बाहरी कक्षा में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और ए के बाहरी कक्षा में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बी ए को दे देगा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन, तो बी पर बन जाएगा हमारा प्लस और ए पर बन जाएगा माइनस, और इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। तुम्हारा ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं, उसे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संदेहित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि। समझो बात को, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ना कि हमको धातुओं को शुद्ध करना है, हमने जमीन के अंदर से निकाला, उसको शुद्ध करना है, और उसमें जो अशुद्धि मिला है वो हल्का है और अयस्क भारी है। इसको किस विधि से शुद्ध करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, पीस लेंगे पहले, एकदम कण में परिवर्तित कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, पानी के धार के साथ जो है ना एक बर्तन में डालेंगे। होगा ये कि गुरुत्व बल के कारण चूंकि अयस्क भारी रहेगा, अयस्क भारी रहने के कारण जो है ना वो आकर के बर्तन में बैठ जाएगा, और जो गंदगी है वो पानी के ऊपर में तैरने लगेगा। तो इस गंदगी को हम लोग क्या कर सकते हैं,
छान करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा होगा गुरुत्व पृथक्करण विधि। प्रश्न में कहा जा रहा है क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं अम्ल के से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, बिल्कुल नहीं देती है। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, ये भी नहीं करती है। जल के साथ साधारण ताप पर अभिक्रिया करती है, ये भी नहीं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है सोडियम और क्लोरीन के बीच होने वाली अभिक्रिया, सोडियम और क्लोरीन के बीच होने वाली अभिक्रिया, सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और ये जो अभिक्रिया होता है इसमें वो सोडियम इलेक्ट्रॉन खोता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। देखो यहाँ से सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, गलत है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनता है, सही है। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, गलत है। सहसंयोजक यौगिक बनाता है, गलत है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, जरा ये हमको यहाँ पर बता दो। ठीक है, आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के बने होते, असत्य बताना है, सत्य नहीं। तो ये हमारा सही है। आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक उच्च होते हैं, ये भी सही है। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये गलत है। द्रवित अवस्था में जो आयनिक यौगिक होता है विद्युत के सुचालक होता है, ना कि कुचालक होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इस चैप्टर में यानी कि धातु और अधातु में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने देखा है। ये सारे के सारे प्रश्न तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। तुम्हारा अगला चैप्टर कौन सा है, कार्बन और उसके यौगिक के साथ। तब तक यहाँ तक अगर देखे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।